क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे आज। दैट्स नेम इज़ फ्रिक्शन, जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये थोड़ा सा जूम किया हमने। लेसन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? You might have seen a driver of a car of a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? एक कोई ड्राइवर होता है जो गाड़ी का या कार का या किसी ट्रक का, वो स्लो करता है अपनी गाड़ी को जब कोई ट्रैफिक सिग्नल आता है। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक। आप भी कभी कभी अपने ब्रेक लगाकर साइकिल्स को रोकते हैं। हैव यू एवर थॉट क्या आपने कभी सोचा है वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी धीरे क्यों होती है? नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। गाड़ी ही नहीं, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी सामान, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जो दूसरी किसी चीज के ऊपर मूव कर रहा है। So not only vehicle and any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. मतलब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पर चलता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर चलता है, स्लोज डाउन, धीरे हो जाता है। कब? वेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अगर उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाया जाए। इसका मतलब क्या हो बच्चों, कि जैसे साइकिल हम चल रही है, हम अगर पैडल मारना बंद कर दें तो हमने बाहर से फोर्स लगाना बंद कर दिया, तब वो अपने आप ही धीरे धीरे रुक जाती बिना ब्रेक लगाए भी, है ना। यानी मैंने बाहर से फोर्स लगाना बंद कर दिया, नो एक्सटर्नल फोर्स, साइकिल में पेडल मारना बंद कर दिया तो बाहर से उसको चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो रुक जाएगी। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आपने देखा ही होगा, ग्राउंड में अगर कोई बॉल है तो कुछ समय बाद धीरे धीरे चलते हुए रुक जाती है ना। अगर हम किसी बॉल को बैट से हिट करते हैं, थोड़ी दूर वो चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ऊपर चल रही है, तो दोनों सरफेस के बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अभी हम देखने वाले हैं। Who do we slip? Why do we slip? Sorry, why do we slip when we step on a banana peel? बनाना पील मतलब बनाने के छिलके के ऊपर, जो कि हमको डायग्राम में दिखाया है। अगर आप बनाने के छिलके के ऊपर पैर रख दो तो आप क्या करते हो? गिर जाते हो ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको फ्रिक्शन नहीं मिलता है बच्चों। Why is it difficult to walk on smooth and wet floor? मतलब स्मूथ यानी बहुत ही चिकनी जगहों पर, और वेट यानी गीली जगहों पर चल पाना मुश्किल क्यों होता है बच्चों, है ना। अ बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील, अगर वो पैर रख दे या उस पर बनाना पील पर चल दे तो गिर जाता है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम उनको इस चैप्टर में समझेंगे, है ना। तो चैप्टर है हमारा अबाउट फ्रिक्शन, है ना। लेसन का नाम फ्रिक्शन है। यहाँ पर ये भी एक टाइप का फोर्स होता है, जो कि लास्ट लेसन में हमने पढ़े थे ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो पढ़े थे, उसी टाइप का ये एक फोर्स है बच्चों। हियर इज एन एक्टिविटी 12.1। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। किसी टेबल पर एक बुक को ऐसे पुश कीजिए, जैसे मैं इस बुक को कर रहा हूँ, इस टाइप से इस बुक को ऐसे पुश कीजिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। थोड़ी देर चलने के बाद ये बुक रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? मतलब क्या कोई ऐसा फोर्स है जो बुक की मोशन को रोक रहा है ना। जब हम किसी बुक को ऐसे धक्का दें तो थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाएगी, फिर धक्का दें थोड़ा चलेगी, रुक जाएगी, फिर धक्का देंगे रुक जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा पुश किया तो वो चलती ही जाएगी, है ना। मतलब कोई एक फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मोशन का अपोज करता है या मोशन को कम करता है। सो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल, टेबल और इस बुक के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज कौन करता है बच्चों, इसका अपोज करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट, अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब अगर आप आपकी गाड़ी को, मान लो कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है ना, अप और डाउन है, अगर हमारी बाइक इधर से इधर जा रही है, मतलब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन जो है बच्चों वो लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन हमेशा नीचे, मतलब मोशन के अपोजिट हमेशा फोर्स लगता है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क अपोजिट टू मोशन। If you apply the force along the right, the friction act along the left direction. In both cases the force opposes the motion of the book. दोनों ही केसेस में जो फ्रिक्शन है वो मोशन का अपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। याद रखिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है। मतलब आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ इस बुक को आगे ले जाऊँ, तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा जो क्या ट्राई करेगा कि बुक को आगे ना जाने दी जाए, इसकी मोशन को रोका जाए। ठीक है, तो ये हमेशा किस तरफ काम करता है, अप्लाइड फोर्स, लगाए हुए फोर्स। अप्लाइड मतलब जो हम लगाते हैं, है ना, जैसे हम साइकिल में पेडल मारते हैं आगे जाने के लिए, हम इस बुक को धकाते हैं आगे ले जाने के लिए, है ना, ऐसा। तो ये अप्लाइड फोर्स हो चुका है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता किसके बीच में है, ये जो टेबल है और ये जो बुक है, इन दोनों की सरफेसेस के बीच में लगता है बच्चों। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस, क्या फ्रिक्शन सबके लिए सेम होता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस और सरफेस, लेट अस फाइंड आउट, क्या वो डिपेंड करता है कि कैसी ये स्मूथ है कि रफ सरफेस है। तो हम देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे फर्क पड़ता है। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, मतलब एक ब्रिक के चारों ओर एक रस्सी सी बांधी है, ये दिख रहा है आपको, एक ब्रिक है। एंड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, और उसमें क्या कीजिए कि स्प्रिंग बैलेंस लगाइए बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस से हमको फोर्स की वैल्यू पता चलती है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस पे आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगेन टू मूव इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। मतलब जब वो ब्रिक, हम उस पर पहले फोर्स लगाते हैं बच्चों, आप सभी को पता होगा, कोई भी चीज़ को हम धकाते हैं तो एकदम चलना स्टार्ट नहीं करती है ना। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो जस्ट चलना स्टार्ट करता है, उस समय जो वैल्यू फोर्स की होती है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। वो उतना फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक, ब्रिक के चारों ओर एक पॉलीथीन बांध दीजिए। एंड रिपीट द एक्टिविटी, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग, यस बिल्कुल होगा। वॉट माइट बी द रीज़न, क्यों होगा, क्या रीज़न होगा इसके पीछे। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक, वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप जूट का बैग डालेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस पता चलेगा। तो बच्चों जब हम सरफेसेस चेंज कर देते हैं ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। ये डिपेंड करता है सरफेस स्मूथ है या रफ है या कैसी है। ठीक है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लाएंगे तो हर बार हमको वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कैसी मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी। स्प्रिंग बैलेंस, क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो कॉइल होता है, ऐसा गोल 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 घुमा होता है। विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ये स्ट्रेच हो जाता है, लंबा हो जाता है जब इस पर कोई फोर्स लगाते हैं। Stretching of spring is measured by the pointer moving on the graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of force. मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और जूम करूँगा मैं। इस प्रकार का स्प्रिंग बैलेंस होता है। इस पर क्या है बच्चों, यहाँ पर रीडिंग्स होती हैं, है ना, 10, 20, 30, ये वैल्यू होती है फोर्स की, हमको पता चलती जाती है इससे। क्लियर है।
जब भी हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो एक पॉइंटर होता है, वो नीचे नीचे आता जाता है, जितना फोर्स लगा उतना हमको दिखाता जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस में बच्चों एक होता है हमारे पास स्प्रिंग, जो कि कॉइल्ड होता है, घुमा हुआ होता है। बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है बच्चों, ऐसे अगर इस टेबल को, या जैसे क्या बच्चों एक बुक देखिए, इसको हम अगर ऐसे इंक्लाइन कर दें, ऐसे कर दें ऊपर, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये बुक अभी ऐसे रखी है ना, इसको एक तरफ से ऊपर कर दें तो क्या होता है, इंक्लाइन हो जाता है। देखो क्या हो जाता है, इंक्लाइन। अगर मैं इसके ऊपर कुछ यहाँ रखूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा इसका नीचे है और ये हिस्सा कैसा है, ऊपर। जैसे सीढ़ी होती है ना बच्चों, वो इंक्लाइन प्लेन होती है इस टाइप से। जब हम सीढ़ी दीवार पर लगाते हैं तो इंक्लाइन प्लेन मतलब एक तरफ से एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, वो होता है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, क्या बोला है, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू माइट यूज अ वुडन बोर्ड, कोई लकड़ी का बोर्ड ले सकते हो, सपोर्टेड बाय ब्रिक्स, उसके आस पीछे ब्रिक लगा दो, और बुक्स फिगर 12.4a पीछे दिया है, मैं दिखाऊंगा अभी। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ फॉर डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब एक उस पर कपड़ा बिछाइए बच्चों, ये इन्होंने बताया है। ये देखिए इस टाइप से एक प्लेन को इंक्लाइन किया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आपने रखा, यहाँ से अब चीज़ों को फेंकते हो तो कितनी दूर तक जाके चली जाती है, ये हम देखते हैं, है ना। फिर हमने क्या करा, उस पर एक कपड़ा बिछाया है ना, हमने एक क्लोथ को रैप कर दिया। मेक श्योर दैट देयर वर नो रिंकल्स, कुछ रिंकल्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा खींचा हुआ होना चाहिए। ट्राई टू एक्टिविटी अगेन, हम इसको फिर से करते हैं तो क्या होगा बच्चों इस बार, ऑन दिस टाइम अब जो है हमारी जो ये सेल या पेंसिल है वो पहले यहाँ तक लगभग आ रही थी, अब उससे पहले ही रुक रही है। ठीक है, तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग द थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। यहाँ पर थोड़ी सी सैंड की थिन लेयर भी डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किस केस में डिस्टेंस जो थी वो मिनिमम थी। एंड वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन वाई। ऐसा क्यों होता है कि हर बार अलग अलग डिस्टेंसेस निकलती हैं। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच द सेल मूव, मतलब क्या डिपेंड करता है कि किस जगह पर सेल चल रहा है ना। जैसे पहले क्या था बच्चों, फर्स्ट केस में यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बिछाया था, सिर्फ टेबल था। सेकेंड केस में हमने टेबल के अलावा यहाँ पर एक क्लॉथ या कपड़ा रख दिया था। ठीक है, सो कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्या टेबल की स्मूथनेस यानी चिकनाई या सरफेस कितनी चिकनी है या रफ है वो डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है, क्योंकि फ्रिक्शन बनता ही किस चीज़ों से बच्चों, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ मतलब ऊंचा नीचा हिस्सा, जो चीज़ में इरेगुलरिटीज़ होती हैं वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होती हैं तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए ये नीचे की सरफेस है, ऊपर की सरफेस है। ये नीचे की सरफेस इरेगुलर है, देखिए ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची है। ऊपर की सरफेस भी इसी टाइप से है, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। ठीक है, तो तब इसको चलाने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। इन दोनों की सरफेस के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड सा बन जाता है, एक है ना, केमिकल बॉन्ड तो नहीं कह सकते, फिजिकल सा बॉन्ड बन जाता है जो आपस में इसको होल्ड करता है ना। अगर हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो कुछ हिस्सा हमको इसको इसके ऊपर चलाने में खराब करना पड़ता है। सो इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, हमको जो चीज़ें चिकनी दिखाई देती हैं बच्चों, स्मूथ दिखाई देती हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज, पर छोटी 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 बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, वो एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं।
व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम किसी सरफेस को मूव कराना चाहते हैं, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, तो हम उन दोनों को चलाने के लिए उनके बीच में लगने वाला जो इंटरलॉकिंग फोर्स है उसको हटाना पड़ेगा। देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, है ना, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, मतलब जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी बच्चों फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, और क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। यही एक मेन रीज़न होता है कि इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से वो एक दूसरे में ब्लॉक हो जाती है, इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में ब्लॉक हो जाती हैं और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. इसका मतलब ये है कि अगर उनके बीच में इरेगुलरिटीज और हम उनको दबाएं, उन पर फोर्स लगाएं, प्रेस करें हार्डर, तेज़ी से, तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप अगर कभी किसी दरी को, है ना, कोई मैट या कोई दरी है उसको आप खींचते हैं तो सिंपल फ्रिक्शन कम लगता है, कोई पर्सन उसके ऊपर बैठा है और फिर आप उसको खींचेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हेवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। एक काम कीजिए, what is easier to move the box from rest or to move it when it already in motion? कौन सा काम आसान है, कोई बॉक्स को रेस्ट से मोशन में लाना, मतलब रुका हुआ है और उसको चलाना ज़्यादा आसान है कि चलते हुए को चलाना ज़्यादा आसान है? जो पहले से चल रहा बच्चों उसको चलाना थोड़ा सा ईजी होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बच्चों ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुश करना चाहता हूँ बच्चों, तो क्या होगा, पहले मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। अगर ये थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट है तो आसानी से चल देगा, देखिए। लेकिन अगर कोई हैवी चीज़ को हम धकाते हैं शुरू में, है ना, आपने नोटिस किया होगा किसी कार को आप पुश करते हैं, धकाते हैं, तो शुरू में आप फोर्स लगाते हैं तो वो धकती नहीं है ना। क्यों नहीं धकती है? क्योंकि जितना फोर्स उसको चाहिए मोशन के लिए उतना हम लोग नहीं दे पाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्स लगाते हैं तब वो चलना स्टार्ट करती है। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तब भी उसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी, कोई कार रुकी हुई है तो उसके अंदर एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है रुके हुए कंडीशन में भी, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम इतना फोर्स लगा दें कि वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, किससे ज़्यादा होता है बच्चों, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी चलने लग जाती है। ऑन दी अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई बॉडी चल रही होती है तब भी उसके अंदर फ्रिक्शन तो लगता है, लेकिन तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक या स्लाइडिंग होता है बच्चों। काइनेटिक यानी चलने वाला फ्रिक्शन होता है, या स्लाइडिंग उसकी वैल्यू कम होती है ना। एक चलती हुई गाड़ी में थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो चलती हुई कार को, चलती हुई बाइक को धक्का देना इजी होता है, चलाना इजी होता है। स्लाइड, क्योंकि उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। किसी चीज़ को शुरू से स्टार्ट करना और चलते हुए को चलाने में डिफरेंस होता है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब कोई बॉक्स स्लाइडिंग करने लग जाता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। मतलब जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों, जब बॉडी चल रही होती है तब क्या होता है कि जो मैंने आपको समझाया था कि फ्रिक्शन बनता क्यों है, क्योंकि दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो ऐसे ही इरेगुलरिटीज एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। इसके उठे हुए हिस्से इसके नीचे हिस्सों से ऐसे फिक्स हो जाते हैं, इसे लॉक नहीं लगता बच्चों। तो फिक्स होने से क्या होता है, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है इनको लॉक होने का, है ना। इरेगुलरिटीज़ को लॉक होने के लिए प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता है, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा होता है बच्चों, स्मॉलर होता है, ठीक है। एंड यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन
टू गेट इट स्टार्टेड, मतलब जो पहले से मोशन में है उसको चलाना यहाँ पर थोड़ा सा आसान हमें लगता है। फ्रिक्शन a necessary evil. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a kulhar earthen pot or a glass tumbler? मतलब किसको होल्ड करना ज़्यादा आसान होता है, एक अर्थन पॉट को, कुल्हड़ को, या किसी ग्लास के टम्बलर को? ग्लास के बर्तन को पकड़ना आसान होता है, क्या आसान होता है? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज ग्रीसी, अगर किसी टम्बलर की आउटर सरफेस को चिकना कर दें, ग्रीसी कर दें, ग्रीस लगा दें बच्चों, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल, या किसी बर्तन के चारों तरफ कुकिंग ऑयल, तेल डला हुआ है, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा कि आसान होगा? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, और अगर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम किसी ग्लास को पकड़े और फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते बच्चों, फ्रिक्शन इस काम के लिए ज़रूरी है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक, मतलब कितना मुश्किल होता है वेट मडी ट्रैक पर चलना, किसी वेट मडी ट्रैक पर चलना, ठीक है, जहाँ पर कीचड़ हो तो बच्चों पैर फिसलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन बराबर नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे बॉडी अपना बैलेंस नहीं बना पाती है। और वेट मार्बल फ्लोर, या गीला मार्बल फ्लोर जो होता है बच्चों, उस पर भी चलना बहुत मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल देयर वर नो फ्रिक्शन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप चल सकोगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बच्चों हम चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी अर्थ जो है उस पर हम चल पाते हैं, है ना। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, आप किसी पेन या पेंसिल से लिख भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो। वेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल विथ स्टिक, मतलब जब आपके टीचर या कोई भी टीचर किसी बोर्ड पर लिखता है या लिखते हैं तो जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो है, उसकी सरफेस रफ होती है तो उसकी चौक के कुछ पार्टिकल उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, किसके साथ? विथ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के साथ चिपकने की वजह से हम इसको लिख पाते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चॉक और बोर्ड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख सकें? पॉसिबल नहीं बच्चों, चॉक और बोर्ड के बीच में जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा हम नहीं लिख सकते। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। Had there been no friction between the tire of the automobile and the road, क्या ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं टायर के और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर नहीं होता तो क्या होता बच्चों? गाड़ियाँ रुक पाती? क्या नहीं रुक पाती। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ना तो वो चल पाती और अगर चल गई है तो ना वो रुक पाती, और टर्न करना भी पॉसिबल नहीं होता। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, आप किसी नेल को किसी वॉल पर या किसी दीवार पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। और टाई अ नॉट, या किसी नॉट टाई की नॉट बनाना, वो भी नहीं बना सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, कोई बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती बच्चों। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जूतों के सोल फट गए हैं, ये दिख रहे हैं आप, घिसने की वजह से। ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल, ये एक नुकसानदायक चीज़ भी है, बुराई भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़, जो आपको डायग्राम में दिए। मतलब क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, जैसे स्क्रूज होते हैं ना कसने के लिए, वो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। बॉल बियरिंग्स होते हैं गाड़ियों में रखते हैं बच्चों, वो भी घिस घिस के फ्रिक्शन लग लग के ख़राब हो जाते हैं। या सोल्स ऑफ शूज़, शूज़ के सोल्स जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway station, आपने देखा होगा, ये रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं
तो वहाँ पर सीढ़ियाँ घिस घिस के ख़राब हो जाती हैं, है ना, ब्रिज की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है बच्चों। वाइगरसली मतलब बहुत जल्दी से, वाइगरसली रब योर पाम्स, अपने हथेलियों को रब कीजिए बहुत जल्दी जल्दी, फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा, आपको अपने हैंड वार्मर लगेंगे। वेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, जब आप किसी माचिस या मैच स्टिक को इस प्रकार से जलाते हैं, रब करते हैं, तो बच्चों वो जलने लग जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होती है, उसको हीट मिलती है बच्चों, क्या होता है फ्रिक्शन से, उसको हीट मिलता है, ठीक है। You might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it is run for a few minutes, मतलब अगर थोड़ी देर तक हम इसको चलाएं मिक्सर के जार को, वो गर्म हो जाता है। You can cite various other example in which friction produces heat, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और देख सकते हो बच्चों जिनके अंदर फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। इन फैक्ट When a machine is operated, जब भी कोई मशीन चलाते हैं, हीट जनरेटेड causes much wastage of energy, हीट की वजह से बहुत सारी एनर्जी खराब हो जाती है। We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section, अब हम देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को किस प्रकार कम कर सकते हैं बच्चों, किस प्रकार फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो अगली हेडिंग है हमारी इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को इंक्रीज करना या उसको रिड्यूस करना या उसको कम करना। सो क्लास, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन, कुछ कुछ जगह इसकी डिजायर होती है, डिजायरेबल मतलब ज़रूरी होता है, हम अपनी इच्छा से भी ला सकते हैं और फायदेमंद होता है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड, आपकी जो शूज़ की सोल होते हैं वो ग्रूव्ड क्यों होती, फ्लैट क्यों नहीं होती, ग्रूव्ड मतलब ऐसे निशान से होते बच्चों, फ्लैट नहीं होती, उनमें कुछ ऐसे गैप्स बने होते हैं, है ना, रफ होते हैं, रफ होती है और गैप बने होते हैं, उनमें से लाइनिंग्स होती हैं, या ऐसे चौकोर शेप होता है, जैसे टायर कैसे ग्रूव है, ये बीच में खाली जगह ऊंचा नीचा होता है, अप डाउन होता है, ऐसा है ना, ऊपर नीचे होता है, ग्रूव्ड कहते हैं। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ये इसलिए होता है कि इसकी ग्रिप जो है, पकड़ जो है, वो फ्लोर के साथ अच्छे से हो जाए, सो दैट यू कैन मूव सेफली, आप आसानी से मूव कर सकें। सिमिलरली द ट्रीडेड टायर ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विथ द ग्राउंड, है ना, जो इनके ट्रीटेड मतलब जो टायर्स में से रिंग्स होते हैं ना बच्चों, ऐसे कटे हुए होते हैं, ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग देते हैं, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल, मतलब ब्रेक के कुछ पैड्स होते हैं बच्चों जो टायर के साथ घिसते हैं, है ना, टकराते हैं, जिससे कि वो उसको रोक सके, जो बाइसिकल में होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में होते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप एक बाइसिकल चलाते हैं, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील, तो ब्रेक पैड जो होते हैं वो व्हील को टच नहीं करते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब आप ब्रेक के लीवर को दबाते हैं, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम, वो उसकी मोशन को अरेस्ट करना मतलब कम करते हैं, रोकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से उसको रोकते हैं। द व्हील स्टॉप मूविंग, धीरे धीरे मूव करना बंद कर देता है। यू माइट हैव सीन दैट, आप क्या देखोगे, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड, कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं अपने हाथों को रब करते हैं विथ द सॉइल, ठीक है, फॉर अ बेटर ग्रिपिंग, किसके लिए, ज़्यादा अच्छी ग्रिप पकड़ सके, है ना, क्योंकि क्या होता है उनको स्वेट होता है बच्चों, पसीना आता है, जिससे कि उनके हाथ चिकने हो जाते हैं और वो प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता तो पकड़ नहीं पाते, तो बेटर ग्रिपिंग के लिए वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को सॉइल्स के साथ ऐसे रब करते हैं। जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, बच्चों आपने देखा होगा वो जो वेट उठाते हैं,
आपने ओलंपिक के कुछ कभी टीवी पे गेम देखे हों तो भारी भरकम वेट उठाते हैं, तो वो जब भी उसके वेट को का जो रॉड होती है उसको पकड़ते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा रफ करते हैं, है ना, किसी पाउडर या किसी सब्सटेंस जिससे कि बेटर ग्रिपिंग हो जाए, है ना, फ्रिक्शन अच्छे से मिल जाए। बट इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हम इसको कम भी करना चाहते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं बच्चों तो उस पर पाउडर क्यों डालते हैं, जिससे कि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पर स्ट्राइकर जो होता है आपका प्रॉपरली मूव कर सके, ठीक है। You might have noticed that when a few drop of oil are poured on the hinges of door, दरवाजों के जो hinges होते हैं वहां पर अगर थोड़ी सी बूंदें डाल दी जाए ऑयल की, the door moves smoothly, तो डोर कैसा चलने लग जाएगा, स्मूथली चलने लग जाएगा। A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving part of these machine, मतलब जो मशीन और जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो चलने वाले पार्ट्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में क्या किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ग्रीस। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस, इन सभी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करना, यानी कम, मैं कम करना चाह रहा हूँ किसको, फ्रिक्शन को। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, किस लिए, इन ऑर्डर टू मतलब बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, मशीनें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। व्हेन ऑयल और ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, जब हम मूविंग पार्ट के बीच में ये ग्रीस या कोई ऑयल डाल देते बच्चों, अ थिन लेयर ऑफ फॉर्म्ड देयर एंड a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other, मतलब जो मूविंग सरफेस होती है वो एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बना पाती हैं। देखिए टू सरफेसेस है, ब्लू से और ये, इसके बीच में हमने एक लुब्रिकेंट मिला दिया ये, जिससे कि ये दोनों सरफेस का कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है ना, किसकी वजह से, बीच में लेयर आने की वजह से, तो ये टकरा नहीं रहे हैं और एक दूसरे पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, हमने क्या देखा था कि फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि दो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है, इरेगुलरिटीज को ऊबड़ खाबड़ कहते हैं, जो एक फ्लैट नहीं हो, वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन बनता है। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो मूवमेंट आसान हो जाएगा। सो द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट, इसलिए जो चीज़ें फ्रिक्शन को कम करती हैं उनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं बच्चों। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट, बहुत सारी मशीनों में ऑयल को लुब्रिकेंट नहीं लिया जा सकता है ना। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एयर का कुशन यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बच्चों। नेक्स्ट है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट, क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो तो नहीं किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated, no surface is perfectly smooth, some irregularities are always there, तो completely इसने आंसर भी दे दिया, यही आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्रिक्शन को, थोड़ा बहुत पार्ट तो इसमें रहेगा। अब हम बात करते हैं व्हील्स की, व्हील यानी पहिए बच्चों, आपने देखा होगा व्हील्स रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, मतलब व्हील्स जो होते हैं, पहिए जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स, मतलब आपने देखा होगा कि जो बैग्स होते हैं आजकल, ये अटैचीज होती हैं, इनमें इस टाइप के क्या होते हैं, पहिए होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इस टाइप के पहिए होते हैं, ठीक है ठीक है। इस टाइप के रोलर या पहियों से क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, हेल्प कैसे हो जाती है हम देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर, जिनके अंदर रोलर होते हैं, पहिए होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी भारी भारी वजन को उठा सकता, मतलब चला सकता, उठा तो नहीं सकता है। वाई इज इट टू सो, ऐसा क्यों हो सकता है, तो इसको फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों हम लोग, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी बच्चों आपको दी है,
टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे पेंसिल मेरे हाथ में ये सिलेंडर शेप की है, थोड़ी सी फ्लैट भी है कहीं कहीं, बट सिलेंडर्स मान सो गोल मान लो, बिल्कुल जो गोल पेंसिल्स होते हैं ना वो सिलेंड्रिकल। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर, उनको एक दूसरे से पैरेलल रख दो। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, देख लो। ये बुक को ऐसे पेंसिलों के ऊपर रख के फिर इसको चलाने का ट्राई कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कम फोर्स लगेगा। नाउ पुश द बुक, आप बुक को पुश कीजिए। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव, मतलब वो पेंसिल भी रोल कर रही है जैसे कि बुक चल रही है बुक के साथ साथ। डू यू फील इट इज़ ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट, मतलब इस तरीके से बुक को चलाना थोड़ा सा आसान है। जैसे कि हम लोग बुक को जब चलाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगता है, या घींचते हैं, रब करते हैं, तो है ना। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैड बीन रिड्यूस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हुआ है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट थोड़ी सी कम हो गई है ना। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट, आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों को ऐसे नीचे कुछ इस टाइप की चीज़ें रख के ही चलाया जाता है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनादर बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, तब जो फ्रिक्शन बनता है या रेजिस्टेंस जो बनता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन बच्चों। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है बच्चों। इट ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनादर, मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कराना, फिसलाना से ज़्यादा आसान रोल करना होता है, उसको पहियों की मदद से चलाना। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर, मतलब ऐसे बड़े बड़े लगेज जिनके अंदर पहिए लगे उनको चलाना आसान होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, इसीलिए पहिए को, जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उनको सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक माना जाता है पास्ट में। पहिए की खोज या इन्वेंशन ऑफ व्हील एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग से कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग, कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल, मतलब घूमने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर बॉल बियरिंग का यूज़ होता है बच्चों, है ना। उसमें रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है स्लाइडिंग की बजाय, जिससे कि फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। मैं आपको बॉल बियरिंग दिखा दूं बच्चों कैसे होते हैं, ये देखे होंगे आपने, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होती हैं जो रोल करती हैं, चलती हैं, आसानी से चल सकती हैं ईजिली, कम फ्रिक्शन में ज़्यादा चल सकती हैं, ठीक है। जो मशीन होती है ना, एक ये मशीनें किस चीज़ की है बच्चों, ये मोटर की मशीनें हैं जो कहाँ होती है, जो वाइंडिंग मोटर होती है उनके अंदर ऐसा होता है बच्चों, ये यहाँ लगा होता है घूमने के लिए, इस प्रकार से घूमता है बॉल बियरिंग, तो इजी रहता है इसके लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन, इसके बाद देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब किसको कहते हैं बच्चों, जैसे जनरली फ्लूइड फ्रिक्शन में दो चीज़ आती है, गैसेस और लिक्विड। गैसेस मतलब जैसे कि हवा है, एयर है, और लिक्विड मतलब पानी हो गया, मिल्क हो गया, ये सब फ्लूइड में आते हैं। तो फ्लूइड के अंदर के फ्रिक्शन की बात करते हैं। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, बहुत पतली होती है एयर और बहुत ही हल्की होती है। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, जो भी चीज़ें इसके अंदर से चलती हैं उन पर भी फ्रिक्शन लगाती हैं। Similarly, water and other liquid exert force of friction when object move through them, मतलब वाटर भी फोर्स लगाता है जब उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हों जिन पर वो फोर्स जो पानी के अंदर से निकल के जाना चाहते हों उन पर वाटर भी एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस और लिक्विड का कॉमन नेम जो होता है उसको साइंस में फ्लूइड कहते हैं बच्चों, इज फ्लूइड। सो we can say that fluid exert force of friction on object in motion through them, मतलब कि फ्लूइड भी एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, जब उनके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होती है। जैसे कि एयर में से हम किसी चीज़ को चलाते हैं, है ना, हवा में से किसी चीज़ को चलाना, जैसे कि एरोप्लेन चलता है तो आपने साउंड सुना ही होगा, कितना आवाज़ जोर से आती है ना, इस टाइप से। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग, उसको हम ड्रैग भी कहते हैं बच्चों।
नाम है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। इसमें एक सबसे जरूरी चीज़ बच्चों स्पीड का फैक्टर होता है कि स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। उसके अलावा डिपेंड करता है आपका शेप कैसा है, ठीक है, शेप पर बहुत डिपेंड होता है बच्चों। एंड नेचर ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड का नेचर किस टाइप का है। It is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. उनको क्या कम करना पड़ता है, फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है जो उन पर लगता है। In this process, they lose energy. इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं। Efforts are therefore made to minimize friction. तो हमें फ्रिक्शन को कम से कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए या करते हैं हम लोग। So objects are given special shape. उनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है बच्चों, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप? फ्रॉम नेचर, ऑफ कोर्स। कहाँ से मिला उनको, नेचर से। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। मतलब बर्ड और फिशेस ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा फ्लूइड में चलते हैं। बर्ड्स मैक्सिममली गैसेस में चलते हैं और फिशेस हमेशा वाटर में चलती हैं, ठीक है। Their body must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. उनका जो शेप बना है बच्चों फिश का और जो ये है हमारे बर्ड्स का जो शेप है वो इसी टाइप का बना हुआ है जिससे कि इजीली वो इन चीज़ों में फ्रिक्शन को कम कर सके। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का शेप देखिए आप ध्यान से, एक किसके जैसा होता है बच्चों, एरोप्लेन का शेप एक बर्ड की तरह होता है, दिख रहा है आपको, प्रॉपरली ध्यान से देखिए आप। ये जैसे विंग्स हैं वो इसके विंग्स की तरह है, इसकी बॉडी आगे से थोड़ा सा पतला होता है ना, इस टाइप से। इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं बच्चों इनको। ओके, Do you find any similarity? Do you find any similarity in this shape and that of bird? क्या दोनों के शेप में कुछ सिमिलरिटी है? In fact, all vehicle are designed to have shapes which reduce fluid friction. हर एक गाड़ी, हर एक मशीन या एक व्हीकल जो होता है उसका शेप इसी तरीके का दिया जाता है कि वो फ्रिक्शन को कम से कम कर सके बच्चों। फ्रिक्शन को कैसा कर सके, कम से कम कर सके। सो स्टूडेंट, हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है क्लास? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।